यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो आंसर की रिलीज करी थी एनटीए ने, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे रॉन्ग हैं। तो उन क्वेश्चंस को, किन किन क्वेश्चंस को अपने को चैलेंज करना है और कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर संशय बना हुआ है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है कि सर ये क्वेश्चन चैलेंज करें या चैलेंज ना करें, तो उनको आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी मैंने वीडियोस भी देखे और काफी बच्चों के मेरे पास में रिव्यू आए। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन भी हमें लगता है चैलेंज होगा, वहां पे ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी चैलेंज होगा, ये होगा, वो होगा। तो आज इस क्लास के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के एज वेल एज पेपर नंबर 2, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो कॉमर्स के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो कॉमर्स के 25 और 26 तारीख को जो पेपर हुआ था, 25 को दोनों शिफ्ट का, 26 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, तो उनके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो 100% रिवाइज होंगे, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा इकोनॉमिक्स का जो बच्चे बोल रहे हैं कि रिवाइज होगा, बट वो एक्चुअल के अंदर रिवाइज नहीं होगा, उसको आप चैलेंज मत कीजिएगा, 1000 रुपए फूकने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आईडी है, ये थोड़ा सा आपको मैचिंग करना पड़ेगा, अपने हिसाब से देख लेना एक बार। क्वेश्चन आईडी है 2096। ओके, इसका द मैसेज है मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस। एक ऐसा मैसेज जिसका मोर और लेस सेम मीनिंग होता है ऑडियंस के लिए, तो वो कौन सा मैसेज होता है? तो इसका आंसर जो है वो आंसर की में कोनोटेटिव दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर जो आएगा वो डिनोटेटिव आएगा। ये तो ये थोड़ा सा आप देख लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है वो 100% जो है वो रिवाइज होगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी में दोबारा बोल रहा हूं 2096। क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा मैसेज है मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, जिसका सेम मीनिंग होता है ऑडियंस के लिए। तो ये है जी, इसका आंसर आएगा डिनोटेटिव। डिनोटेटिव जो है वो होते हैं कैसे, ऑब्जेक्टिव नेचर का, जबकि कोनोटेटिव आपका सब्जेक्टिव होता है। पर्सन टू पर्सन जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एक आया, इसमें है टैक्स का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन आईडी है 1550। ये क्वेश्चन है एनी प्लानिंग ऑफ टैक्स विच एम एट रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन द लीगली रिकॉग्नाइज्ड परमिसिबल वे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, बात सुनिएगा। पहला बोलता है एक ऐसा आपने टैक्स का प्लानिंग किया जिसका मेन जो एम था, मतलब टैक्स प्लानिंग का जो मेन एम था वो ये था कि हम टैक्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। किसमें? लीगली रिकॉग्नाइज्ड परमिसिबल वे, जो वे लॉ ने प्रिस्क्राइब्ड किए। इसका मतलब जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंदर जो प्रोविजन दिए हुए थे, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अगर आपने जो है वो क्या किया, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाया, तो वो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स प्लानिंग। इसका आंसर जो है वो एनटीए ने दिया हुआ है टैक्स अवॉइडेंस। मुझे ये नहीं पता इसका कि जो आंसर आईडी जो है वो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। आंसर टैक्स अवॉइडेंस एनटीए ने दिया हुआ है, बट इसका आंसर 100% जो है वो होगा टैक्स प्लानिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला, देखो, लीगली रिकॉग्नाइज परमिसिबल, जो आपका टैक्स अवॉइडेंस है वो भी लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है, क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस जो होता है ना, वो भी आपके विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ के अंडर ही होता है, बट वो परमिसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे लॉ जो है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस में हर बार आपको क्या बोलता हूं, टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स के जो लूप होल है, मतलब एक्ट के अंदर कुछ कमियां थी, उन कमी का बेनिफिट उठा के मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स वालों ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लॉ बनाया हुआ था और ये बोला हुआ था अगर आप ये डिडक्शंस को क्लेम करते हैं, ये एग्जेम्पशंस अगर आप अवेल करते हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैंने उनके थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स प्लानिंग। और यहां पे बोला हुआ है कि अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करें किसमें, लीगली रिकॉग्नाइज्ड परमिसिबल वे में, तो वो क्या है, वो है आपका टैक्स क्या, अवॉइडेंस। नहीं सर, टैक्स अवॉइडेंस गलत आंसर है, आंसर जो इसका है वो है टैक्स प्लानिंग। ठीक है जी। इसके बाद अगला एक ही क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर आया, यार ये इतना ज्यादा इन्होंने जो है वो ब्लंडर कर दिया। पहली बात तो यह कि पेपर मुश्किल नहीं था, दिक्कत जो है वो स्क्रोलिंग की हुई बच्चों को। ठीक है ना? मैंने शुरुआत में भी जब पेपर हुआ था तो मैंने उसका रिव्यू भी बना के डाला था। ठीक है, तो खैर अभी मैं एक बार बात करता हूं पहले इसका। यहां पे इन्होंने जो है जो इंग्लिश का इन्होंने दिया, तो और उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर आपको ये सीरीज देखने को मिलेगी। हिंदी ट्रांसलेशन में ये सीरीज है और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर ये सीरीज है। अब कोई बच्चा अगर मान लीजिए साथ साथ जो है वो हिंदी वाले को भी देख रहे हैं और ऊपर वाले को भी देख रहे हैं, एक जगह तो ये 3529 लिखा हुआ है, एक जगह 35 अलग है, 29 अलग है, तो आपका कंफ्यूजन हो गया कि मुझे ऊपर वाले के हिसाब से सॉल्यूशन करना है नीचे वाले। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, तो ये आपका नलीफाई हो जाएगा, मतलब इसका आप लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क मिलेगा। और मैं कहूंगा कि आप ये क्वेश्चन जो है वो भी आप रिवाइज कीजिए, मतलब इसको भी आप चैलेंज कीजिएगा।
चलो आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आईडी है 1571। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको रिप्लेस करके और क्या आ गया, जीएसटी आ गया। चार आपको यहां पे टैक्सेस दिया गया। हमने आपको पढ़ाया था यहां पे 17 ऐसे टैक्सेस थे जो आपके जीएसटी के अंदर जो है वो सबस्यूम हुए थे। ओके, कुछ आपके सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे, कुछ आपके स्टेट लेवल के टैक्सेस थे। ओके, यहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये दोनों सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे जो जीएसटी के अंदर क्या हुए, सबस्यूम हुए। और ड्यूटी ऑफ एक्साइज मेडिकल एंड द टॉयलेट प्रिपरेशन, ये जो साबुन सुबुन बनाने के लिए जो हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कई बार, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहलिक जो है वो जो लिकर होती है वो दो तरीके की होती है। ओके, तो ये जो था इसके ऊपर जो आपका एक्साइज ड्यूटी लगता था मेडिकल एंड द टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर। ओके, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का टैक्स था जिसको सबस्यूम कर दिया किसमें, जीएसटी में। ये भी सबस्यूम हुआ। और टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये स्टेट लेवल का टैक्स था, इसको भी सबस्यूम कर दिया किसमें, जीएसटी में। एज पर एनटीए वालों ने क्या किया, इसका आंसर दिया है एबीडी, मतलब टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट को इन्होंने छोड़ दिया। भाई ये भी इसका पार्ट है। आंसर जो है वो आएगा ऑल ऑफ दीज। सपोर्टिंग के अंदर आप एक काम कीजिएगा, जीएसटी एक्ट जो है उसकी कॉपी लगा देना इनको साथ में। हालांकि ये क्वेश्चन 100% रिवाइज होगा ही होगा। आंसर जो है एज पर एनटीए वो दिया हुआ है एबीडी, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ऑल ऑफ दीस। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया 2182, क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, 26 मार्च का क्वेश्चन था। ये बोल रहे हैं, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, लास्ट सैंपल टेस्ट की बात हो रही है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर द टू टेल टेस्ट, जिसमें आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.5 है, इज 1.96। क्या ये सही है क्या, बोलो। क्या ये 0.5, सर 0.05 का होता है, 0.05 का मतलब 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू 1.96 होती है। बट यहां बोल रहे हैं क्या 0.5, मतलब 50% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ऐसा होता है क्या सर, दो ही तो आपने पढ़ाए हुए हैं हमको। एक आपने पढ़ाया हम लोगों को कौन सा 95%, एक आपने पढ़ाया 99%, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या दे दिया, तो ये जो है वो क्या, ये गलत था। फिर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर द टू टेल टेस्ट 0.01, मतलब 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर कितनी है, 2.575। अब हम लोग पढ़ते हैं 2.58, 2.575 को अगर मैं जो है वो क्या कर दूंगा, इसको अगर राउंड ऑफ कर दूंगा तो 2.58 पड़ेगा। ये एकदम सही है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर वन टेल टेस्ट जो है वो 0.05 के ऊपर है, 1.95, ये भी एकदम सही है। और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड फॉर लेफ्ट टेल बोल दिया, इसका मतलब वन टेल हो गया, सिंगल टेल की बात हो रही है, तो वो 0.01 के ऊपर कितनी है, 2.33। माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये भी एकदम क्या है, सही है। आंसर इसका जो है वो होना चाहिए 234, मैंने लिखा भी है यहां पे, आंसर होना चाहिए 234। इसका आंसर एंटी ने दिया ए बी डी दिया, जबकि ए सही नहीं है, ए जो है वो सही नहीं है। आंसर जो है वो इसका आएगा क्या, बी सी डी। तो आप इसको जो है, इसको भी आप लोग जो है वो चैलेंज कीजिए और ये क्वेश्चन भी रिवाइज होगा, इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को, और ये है कि सर अगर क्वेश्चन चैलेंज होते हैं तो क्या उसका बेनिफिट सभी को मिलता है, तो बेनिफिट टू ऑल होता है। लेकिन बस बात ये रहती है कि हर बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि यार अगर मान लो मैं क्या पता किसी ने ना किया हो, हर कोई ये सोच के बैठ जाए कि बेनिफिट सबको मिलेगा, छोड़ो और कोई कर लेगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा 1000 रुपये में कुछ नहीं जाता भाई, आप कर लेना। और ये जब चैलेंज होगा तो उसका जो आपका जो पैसा कटा है वो आपके पास में वापस आ भी जाएगा। लेकिन एनटी वाले बहुत खराब है। एक बात और बता दूं आपको मैं, इसके पीछे ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने जो है वो क्वेश्चन चैलेंज करे थे और 4 क्वेश्चन चैलेंज किया, चारों जब आंसर किया है रिवाइज, उसमें मेरे चारों क्वेश्चन चैलेंज हो गए थे। बट मेरे को जो पैसा मिला वापस वो सिर्फ 2000 रुपये मिले थे, मतलब लगे 4 थे, मिले 2 थे। बट खैर चलो कोई बात नहीं, जेआरएफ हो गया तो फिर भूल जाता है इंसान वहां पे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये था पेपर नंबर 1 का, 26 मार्च को हुआ। अकॉर्डिंग टू द ये यूरी ब्रोफेमनर बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या है, तो ये जो है ना, ये ब्रोफेमनर, इसका बायोलॉजिकल मॉडल नहीं था, इसका इकोलॉजिकल मॉडल था। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ये फॉल्ट है, तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो आप इसको भी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल मॉडल नहीं, इसका आंसर जो है वो आंसर जो है वो इकोलॉजिकल मॉडल के हिसाब से बनेगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन एक है ये कॉमर्स का 26 मार्च को, क्वेश्चन आईडी है 2212। इसके अंदर ये था, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस के अंदर आपको अगर क्लेम को सेटल करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर जो है वो ये दे रखा है एज पर एनटीए, ऑप्शन जो है एनटीए ने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, CADBE, CADBE। सी बोलो तो पहले ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं CADBE, मतलब पहले क्लेम फॉर्म भरेंगे, इसके बाद में स्क्रूटनाइजेशन हो जाएगा, वो आगे चेकिंग करेंगे, उसके बाद में नोटिस भेजेंगे उनको लॉस का, उसके बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन होगा। एक्चुअल के अंदर क्या होता है, जब कभी भी आपने भी अगर इंश्योरेंस क्लेम लिया होगा तो आप बताइए आप कैसे करते हो। सर सबसे पहले हम लोग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजते हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया है। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत जो है वो क्लेम फॉर्म से होगा, या पहले आप नोटिस भेजोगे उनको, सर नोटिस भेजेंगे फिर क्लेम फॉर्म होगा। ये देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे नोटिस ऑफ लॉस, उसके बाद में आप क्लेम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में वो लोग आएंगे और चेकिंग करेंगे, सिक्योरिटाइजेशन करने के बाद में फिर वो लोग जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करके, और एट द एंड में क्या करेंगे, सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। तो आंसर जो है जो एज पर एनटी दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, जो कि गलत है। आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा जी, इसका डी आएगा। आप इसके लिए जो है वो इंश्योरेंस एक्ट जो है आप वो भी जाके देख सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस एक्ट आप खोल लेना तो वहां पर भी आपको इसका सीक्वेंस है वो यही मिलेगा। जनरल बाकी ये तो एक वैसे भी जनरल क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था, तो इसका आंसर एज पर एनटीए बी है, बट एज पर माई ओपिनियन 100% इसका आंसर जो है वो आएगा आपका डी। एक क्वेश्चन ये था जी, दी वैल्यू ऑफ द फर्म, एफएम का क्वेश्चन था ये, मुझे ये नहीं पता कौन सी शिफ्ट का है, लेकिन शायद इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है और आपको शायद मालूम होगा। एक बार ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने एफएम के अंदर पढ़ा भी था ये, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वैल्यू ऑफ द फर्म उसको कैसे मेजर करते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो किसके ऊपर काम करता है, कैश फ्लो पे। दो तरह के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका प्रॉफिट, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो क्राइटेरिया है वो प्रॉफिट नहीं होता, वो होता है कि आपका कैश फ्लो। तो यहां पे आंसर जो है एज पर एनटीए वो दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका जब आप सम अप करेंगे तो वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकलती है, जबकि ये गलत है। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो डिपेंड करती है फ्यूचर में होने वाले जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो ये क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म इन द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसको मेजर करते हैं बाय किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो के बेस पर। तो आंसर जो है इसका वो आएगा 1, जबकि एंटी ने दिया हुआ है 3rd, तो इसको भी आप जो है वो चैलेंज कीजिएगा जरूर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन था पेपर नंबर 1 का, परमिसिबल लिमिट फॉर द आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर जो है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एनटी ने जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 0.05 mg दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर जो है 0.01 आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आप चैलेंज कीजिए, ये भी आपका रिवाइज होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन इन द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक की अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो वो 3 होता है, एक होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, फिर होता है लैंडिंग, और फिर होता है क्रेडिट क्रिएशन। मतलब पैसा एक्सेप्ट करके वो लैंडिंग करेंगे और लैंडिंग करते हुए वो क्रेडिट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो बोलते हैं इनमें से कौन कौन से लिमिटेशन है इन द क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, मतलब वो क्यों क्रेडिट क्रिएट ढंग से नहीं कर पा रहे, तो वो लिमिटेशन आपको बतानी है। इन्होंने इसका आंसर जो है वो दिया है डी और ई। एज पर एनटी आंसर जो है वो है डी और ई, जबकि एज पर माई ओपिनियन इसका आंसर जो है वो बनेगा ए बी सी। ऐसा क्यों होगा, डी और ई से, डी क्या है, अलाइड डिपॉजिट स्कीम। अगर आप अलाइड डिपॉजिट स्कीम देंगे तो कस्टमर आपके पास पैसा जमा करवाएगा। एक बात समझिएगा, अगर हम लोग जो है वो कस्टमर को कोई अलाइड डिपॉजिट स्कीम देते हैं या डिपॉजिट लिंक विद स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं, तो क्या अगर मान लो बैंक वाला अगर आपको ये बोलता है कि आप हमारे पास से पैसा जमा करवाइए और हम आपको स्पेशल बेनिफिट देंगे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप बैंक में जाओगे या नहीं जाओगे, अपने पास ही पैसा रखोगे या बैंक में डालोगे। सर बैंक में डालेंगे। जब बैंक में पैसा आएगा तो क्या बैंक उस पैसे से, जो उसने आपके पैसे को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या बैंक उस पैसे से क्रेडिट क्रिएट करेगा, नहीं करेगा, करेगा सर। तो ये दोनों तो भैया बेनिफिट हैं, लिमिटेशन नहीं है। उन्होंने उल्टा कर दिया, ये तीनों जो हैं ये लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ कैश विद द कमर्शियल बैंक, जिसको हम SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को अपनी NDTL का, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी का
एक अमाउंट जो आपको अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश और लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर जी। तो क्या अगर आप वो पैसा खुद ही रख लोगे, आगे लेंडिंग नहीं करोगे, तो क्या क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। तो ये इसका जो है वो सही आंसर नहीं है। ये इसका क्या हो गया? ये लिमिटेशन है इसका, ये बेनिफिट नहीं है, ये लिमिटेशन हो गया। दूसरा, सप्लाई द कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी को क्या कर दोगे, सहायक जो सिक्योरिटी है, अगर आप उनको जो है वो क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे, तो पैसा आपका चला जाएगा, आपको वो अपने पास मॉर्गेज के तौर पर रखना पड़ेगा। तो ये भी लिमिटेशन है। और तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी। कई बार सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा बनाएगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बना देगा, जिसके अंदर वो एसएलआर सीआरआर को बढ़ा देगा। तो जो पैसा आप लोगों को लेंडिंग के तौर पे दे सकते थे, लेकिन अब आप नहीं दोगे, तो क्रेडिट क्रिएट होगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो आंसर जो है एज पर एनटीए, उन्होंने डी और ई दिया, जबकि डी और ई जो है वो लिमिटेशन, दीज आर नॉट द लिमिटेशन, दीज आर द बेनिफिट। ये बेनिफिट है, इनकी वजह से क्रेडिट एक्स्ट्रा क्रिएट होगा, जबकि उन्होंने इसका उल्टा कर दिया। तो आंसर जो है इसका ए बी सी बनेगा, नॉट द डी एंड ई। ओके, तो आप इसको भी जो है वो चैलेंज कीजिए, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम के अंदर आपको बताना है कि एफडीआई का इनफ्लो जो बढ़ा है अंकडाट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से। अंकडाट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से ये 5 आपको यहां पे जो है वो रीजन दे रखे हैं, ठीक है। आपको इनको अरेंज करना था और ये बताना था कि किस किस रीजन के अंदर जो है वो आपका जो फ्लो है वो बढ़ा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग बताना था। तो यहां पे जो आपका इकोनॉमिक रीजन आपको यहां पे बताना था, तो ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिया है EBDCA, ये इन्होंने दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर जो है वो बनेगा DECAB। ये इसका जो है वो आंसर बनेगा, जबकि इन्होंने जो है वो दिया हुआ है क्या, EBDCA। आप इसका रिपोर्ट चेक कीजिए, 2020 अंकडाट रिपोर्ट 2020 चेक कीजिए, और वहां पे आपको ये ऑप्शन जो है वो मिल भी जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, अरेंज करो फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजन को, ये जो एरिया दे रखे इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ऑफ द एफडीआई इनफ्लो एज पर द अंकडाट रिपोर्ट। तो एज पर अंकडाट रिपोर्ट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना था। ओके, तो इन्होंने जो दिया वो दिया EBDCA, ई का मतलब पहले यूरोप, ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने दिया ये ट्रांजिशन, फिर इन्होंने दिया डेवलप्ड इकोनॉमीज, उसके बाद में दिया इन्होंने नॉर्थ अमेरिका, और फिर लास्ट में इन्होंने दिया क्या, डेवलपिंग इकोनॉमीज। ओके, जबकि इसका आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा, एक मिनट को, इन्होंने ये EBDC दिया हुआ है, और जबकि अपना आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा। इंक्रीजिंग उसमें बताना है, बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा जो है वो है डेवलप्ड इकोनॉमीज से एफडीआई का इनफ्लो उनके पास सबसे ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद में जो है वो हुआ है यूरोप, उसके बाद जो है वो हुआ नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद जो है वो हुआ डेवलपिंग इकोनॉमीज, और उसके सबसे लास्ट में सबसे कम जो एफडीआई का इनफ्लो हुआ वो ट्रांजिशन इकोनॉमीज के अंदर। तो ये है जी इसका आंसर, ठीक है ना। तो आप अंकडाट की रिपोर्ट 2020 जो है आप इसके रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हो। तो ये जो आंसर क्वेश्चन है इसको भी आप चैलेंज कीजिए, इसका भी आपको आंसर जो है वो इसका जो ग्रेस है वो जरूर मिलेगा। इसके बाद एक अगला आया क्वेश्चन, ये द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन इन द ओलिगोपोली इज। ये क्वेश्चन एकदम सही है, एनटीए ने इसका आंसर दिया इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों ने जो इसका लगाया हुआ है, बच्चे सारे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हम रिवाइज के लिए हम डाल रहे हैं क्योंकि इसको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि सर काफी और टीचर बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्टल होगा इसका आंसर। मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने कार्टल को फॉर्मेट कर लिया, कार्टल बना लिया, ग्रुप बना लिया, जब ग्रुप ही बन जाएगा तो कंपटीशन आपका खत्म हो जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया, कार्टल बनाया, कार्टल बना के सबने अपना सीमेंट का बैग का जो रेट है वो 245 रख लिया था शुरुआत के अंदर। अब जब ये रख लोगे तो वहां पे आपका जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। इसका आंसर इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, वो बिल्कुल सही है। इसके पीछे का रीजन ये है, आप मुझे ये बताइए, क्या ओलिगोपोली के अंदर ओलिगोपोली का सबसे बड़ा जो फीचर है वो क्या है? सर ओलिगोपोली मार्केट का सबसे बड़ा फीचर जो आपने बताया वो होता है प्राइस रिजिडिटी। इसका मतलब कीमत से छेड़छाड़ नहीं होती है। आपको मैंने बताया ना, प्राइस रिजिडिटी होती है, और उसी वजह से ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हम प्राइस को डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जो डिमांड कर बनता है वो इनडिटर्मिनेटिव होता है और वो किंकी नेचर का होता है। होता नहीं होता? होता है सर। तो नॉन प्राइस कंपटीशन हम कैसे करते हैं? हमें मालूम है अगर हम रेट को बढ़ाएंगे बाकी नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे कस्टमर लूज हो जाएंगे, और हमें मालूम है अगर हम रेट को कम करेंगे तो बाकी भी रेट कम कर देंगे तो हम औरों के कस्टमर ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम प्राइस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक फर्म अपने डिसीजन मेकिंग दूसरी फर्म को ध्यान में रख के करती
है, ये इसका मेन रीजन है। तो यहां पे जो इन्होंने दिया एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन ओलिगोपोली के अंदर वो इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहां पे एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को ध्यान में रख के जो है वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये क्वेश्चन आप रिवीजन के लिए, मैं तो आपको मना करूंगा भाई मत डालना, बाकी तुम्हारा अगर मन कर रहा है, अंदर से तुमको ये प्रेरणा जागृत हो रही है कि नहीं सर हम तो करेंगे, इसको लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर 2 है और वो एकदम करेक्ट है। बाकी फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हम चांस नहीं लेना चाहते, हमारे हिसाब से जो है 1 होगा, तो आप लगा दीजिएगा। बट एज पर माई ओपिनियन इसका आंसर जो एज पर एनटीए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर फॉर वाइंड अप ऑफ द कंपनी और द पिटीशन सबमिटेड टू इट इंडिकेट द करेक्ट कोड। आपको जो है वो बताना था कि क्या क्या था इसके अंदर, जो है वो 2 थे, ये ध्यान देना। इसका आंसर एज पर माय ओपिनियन ए एंड बी होगा, जबकि इन्होंने ए बी सी डी दे दिया, इन्होंने चारों जो है वो बना दिया। भाई पुराना कंपनी एक्ट जो होता था उसके अंदर था, अगर कंपनी एसआर पास कर दे, कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट हो जाए, या कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रही है, और या फिर अगर कंपनी जो है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को जो है लगातार 5 साल तक जो है वो देने में क्या होगी, असमर्थ हो गई है। इन केसेस के अंदर जो है वो कंपल्सरी वाइंड अप का जो ऑर्डर है वो ट्रिब्यूनल पास करता था। लेकिन अब एज पर एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल है उसने अब क्या किया, सिर्फ 3 मुद्दों को इसके अंदर डाला है। वो 3 मुद्दे कौन कौन से हैं मैंने लिखा भी है, क्योंकि अब कंपनी का जो वाइंड अप है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है एज पर कंपनी एक्ट और एक होता है एज पर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो जो अगर मैं बात करता हूं किसका, एज पर द कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 272D है, ये बोलता है कि अगर आप कोर्ट में वाइंड अप की जो पिटीशन आप फाइल तभी कर सकते हैं अगर ये 3 में से कोई भी एक ग्राउंड है। तो 3 ग्राउंड कौन कौन सा है, पहला ये है कंपनी जो है वो कंट्री के अगेंस्ट काम कर रही है, मतलब कंपनी जो है वो इस तरीके से काम कर रही है जो हमारे देश की अखंडता के विरोध में काम कर रही है। दूसरा, अगर कंपनी इस तरीके से काम कर रही है जो फ्रॉडुलेंट मैनर में है। और तीसरा, अगर नॉन फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। ये 3 है, जबकि ये 2 ही चीज आपके यहां पे जो है वो कवर होती हैं। आंसर जो है एज पर माय ओपिनियन वो ए और बी है, ये ऑप्शन जो है सी और डी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये पुराने वाले ओल्ड वाले कंपनी एक्ट का पार्ट थे, जबकि ये नए वाले के अंदर जो है वो काउंट नहीं होंगे। और अब इन्होंने अगर पुराना वाला कंपनी उठा लिया तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए और बी है। और आप इसको जरूर चैलेंज कीजिए, आप अपने ऑप्शन के अंदर ए और बी ही डालिएगा और ये आपका जरूर जो है वो चैलेंज होगा, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन था, आई थिंक बस यही थे। ये सब क्वेश्चन है कॉमर्स के, इनको आप चैलेंज कीजिए और ये जरूर चैलेंज होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा उनको और एक वीडियो और बना दूंगा। नहीं तो आप इनको जरूर चैलेंज कीजिए और ये आपके जरूर जो है वो रिवाइज्ड होंगे, ठीक है ना। और कुछ बच्चों के जो है वो आंसर जो है कुछ कम बैठ रहे हैं, बच्चे परेशान है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। देखिए जो पिछली कट ऑफ गई थी इस बार उससे थोड़ी सी कम ही जाएगी, पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं आपको ये बोलूंगा परेशान मत होइए, ये अभी आपका आंसर किया ही है तो कोई रिजल्ट नहीं आ गया, ठीक है ना। क्या पता एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे और भी काफी नीचे चली जाए, पिछले वालों से काफी नीचे चली गई तो आपका जो है वो हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर जो होना है उसको आज उसका रोना लेके मत बैठिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ही कम मार्क्स है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, तैयारी करनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो रो के कुछ नहीं होगा, एनटीए वाला आपको देखने नहीं आएगा कि आपने क्या किया, वो आपके रोने के बेस पर आपको पास नहीं करेगा। तो आप अभी से तैयारी पर लग जाइए, अभी से बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो सब कुछ पॉसिबल भी है, ठीक है ना जी सर। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन थे जो आपको जरूर चैलेंज करने चाहिए, इसका आपको जो है वो ग्रेस जरूर मिलेगा। दूसरा, अगर आप नहीं भी करते हैं, आपके किसी फ्रेंड ने कर दिया तो फिर आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेनिफिट टू ऑल होता है। और तीसरा ये है कि मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सभी बच्चे जो है अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करें, सभी बच्चे जो पास भी हों, ठीक है ना। जिसको नेट के लिए जिसने तैयारी किया उसको नेट मिले, जिसने जेआरएफ की तैयारी किया उसको जेआरएफ मिले, और जिसने ऐसे पेपर दिया तो उसका वो भी नेट और जेआरएफ जो है वो पास करे जरूर, ठीक है ना। तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए इस बात को लेकर के कि सर फ्यूचर में क्या होने वाला है, या अभी 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आएगा, सर हमारा तो नहीं होगा, या सर हम तो बहुत परेशान है, ये है वो है। परेशान होकर कुछ नहीं होगा, तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है आपका नहीं होगा, या अगर आपको लगता है कि बहुत ही मार्क्स आपके कम हो गए हैं, क्योंकि
क्योंकि आपको भी मालूम हो जाता है एक्सपेक्टेड कि भाई इतने नंबर आए हैं मेरे, तो क्या मेरा होगा नहीं होगा। तो एक हफ्ते बाद लगभग या 10 दिन में रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको ये कहूँगा वो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अभी से जो है वो तैयारी के ऊपर लग जाइए, ठीक है ना। बाकी पूरा स्ट्रेटजी आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये एक दिन का तो होता नहीं है, ठीक है ना। 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 10 पेपर 1 का 10 पेपर 2 का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो क्या क्या है वो हम सब डिस्कस करेंगे नई वीडियो के अंदर। मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी जो है वो कैसे करनी है। जो जून के अंदर 90 नेट का पेपर होना है, तो उसका तैयारी आपको कैसे करनी है, तो वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके जी सर, चलो एक बार आप ये देखिए, इन क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए और इनको आप चैलेंज कीजिए, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके रिजल्ट के लिए। तो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।